A very good afternoon to all. Today I will discuss the topic recursion tree method. This is one of the method used to determine or solve the recurrences. अभी तक हमने पढ़ा मास्टर मेथड जिसमें हमने उसके कुछ केसेस को डिस्कस करा, प्लस हमने उसके अपडेटेड वर्जन ऑफ मास्टर मेथड को भी पढ़ा जिससे हम मैक्सिमम रेकरेंसेस को सॉल्व कर पा रहे थे। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिकर्शन ट्री मेथड है क्या। बेसिकली इसका मैं एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो हमें सिर्फ इसे ट्री की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना। ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हर लेवल पे आने वाली कॉस्ट को हमें कंप्यूट करना है और अंत में जाके सारे लेवल्स पे जो कॉस्ट निकल के आई है उसको समेशन करके टोटल कॉस्ट निकाल लिए, मतलब टोटल रनिंग टाइम कंप्यूट करना है। ये बेसिकली अप्रोच है। तो मैं पहले ही यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। T ऑफ n is equal to 3t n by 4 plus cn स्क्वायर। अब डायरेक्ट अगर मैं इससे देखूं तो मुझे मास्टर मेथड से भी समझ में आता है ये n log 4 होगा, ये n स्क्वायर है, c समथिंग कांस्टेंट, ये n स्क्वायर है तो डायरेक्ट मेरी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ रही होगी विद द हेल्प ऑफ केस नंबर 3। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है इसे ट्री की फॉर्म में और उसके बेसिस पे मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करना है। ट्री इन द फॉर्म बेसिकली बाइनरी ट्री की फॉर्म में। तो अगर मैं अभी पहले इसको समझूं तो मेरा tn नाम का एक फंक्शन जो है वो डिवाइड कर रहा है 3tn/4 में और मेरी जो कॉस्ट लगी है वो cn स्क्वायर लगी है। जब ये n की जगह n/4 आएगा तो ये n/4 आने पे ये फर्दर 3tn/16 में डिवाइड होगा। जब ये n/16 आएगा तो फर्दर ये n/64 में डिवाइड हो रहा होगा। इस तरह से चीजें इसमें चल रही होंगी। अगर मैं बिल्कुल ट्री की फॉर्म में आ जाऊं तो सबसे पहले मैंने लिखा है एक फंक्शन यहां पे t ऑफ n। ये मेरा a पार्ट इज दैट बेसिक फंक्शन tn। अब ये tn जब मेरा नेक्स्ट लेवल पे आया तो इस फंक्शन को कंप्यूट करने में जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है cn स्क्वायर। लेकिन इस tn से मैं 3 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गए tn/4, नेक्स्ट लेवल पे फिर से tn/4, tn/4। भाई बेसिकली ये मेरी कॉस्ट है जो 0th लेवल पे लगी फंक्शन को कंप्यूट करने में। और ये क्या हुआ, नेक्स्ट लेवल पे आ गया कि एक n साइज की प्रॉब्लम 3n/4 में डिवाइड हुई। ठीक है, ये मेरा b पार्ट हो गया। मतलब मैंने 0th लेवल पे लिया पहले फंक्शन, फिर नेक्स्ट लेवल पे मैंने इस फंक्शन की कंप्यूटेशन कॉस्ट लिखी, इसके बाद वो डिवाइड जितनों में हो रहा है वो फंक्शन लिखा। फिर अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे और इसे एक्सपेंड करूं तो और एक्सपेंड करके मैं इससे ये कंप्यूट कर पाऊंगा cn स्क्वायर यहां लेफ्ट राइट, ये n/4 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो यहां पे आएगा tn/4 3tn/16 प्लस cn स्क्वायर 16। ऐसे मेरे हर बार अगर मैं यहां पे देखूं तो ये निकल के आ रहा होगा cn स्क्वायर 16, cn स्क्वायर 16, cn स्क्वायर 16। तो मैंने फर्स्ट लेवल पे n/4 वाली चीज को यहां पे पुट करके हर लेवल पे यहां पे कॉस्ट को कंप्यूट कर लिया। अब फर्दर देखूं तो ये चीज मेरी फर्दर प्रॉब्लम ऐसे डिवाइड हो रही होगी tn/16, tn/16, tn/16 और ऐसे यहां पे चल रहा होगा tn/16, tn/16 and this is tn/16 plus same here tn/16, tn/16, tn/16। अब यहां पे देखूं तो ये मेरा 0th लेवल है, ये मेरा फर्स्ट लेवल है। अब ये सेकंड लेवल पे एक n साइज की प्रॉब्लम पहले यहां n/4 में डिवाइड हुई, फिर n/16 में, अगले लेवल पे n/64, उससे अगले लेवल पे n/256। इस तरह से डिवीजन चल रहा होगा और एक लेवल ऐसा आएगा जहां टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करने का मतलब जो n की वैल्यू होगी उससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 1 रिटर्न हो रहा होगा, सिंपल। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम का साइज को बढ़ता चले जाएगा वैसे एक लेवल पे जाकर टर्मिनेट हम हो जाएंगे, क्योंकि n से n/4 गए, n/4 से n/16, n/64, एक लेवल आएगा जहां पे प्रॉब्लम का साइज खत्म हो जाएगा बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्री को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि डायरेक्ट अगर कॉस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं यहां से अभी तक तो आपको फंक्शन के टर्म में ट्री को ग्रो करते हुए दिखा रहा था। अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट के टर्म्स में लिखूं तो ये होगा cn स्क्वायर, नेक्स्ट लेवल पे आ गया cn स्क्वायर 16
सी एन स्क्वायर बाई 16, सी एन स्क्वायर बाई 16। नेक्स्ट लेवल पे आएगा यहां पे, अब यहां क्या था, टी एन बाई 16 था, इस n बाई 16 को इसकी जगह पुट करोगे तो यहां पे क्या आएगा, n स्क्वायर बाई 256। तो मैं यहां लिख रहा हूं सी एन स्क्वायर बाई 256, सी एन स्क्वायर बाई 256, सी एन स्क्वायर बाई 256। सिमिलरली मैं यहां पे भी यही चीज, सी एन स्क्वायर बाई 256, सी एन स्क्वायर बाई 256, सी एन स्क्वायर बाई 256। सिमिलर मैंने यहां पे लिखा। अब यहां से मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि इस वाले लेवल पे, जो कि मेरा 0th लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, अगले वाले लेवल पे आऊंगा तो मेरा जो फंक्शन ग्रो कर रहा होगा वो n बाई 16 से n बाई 64 हो जाएगा। उसके बेसिस पे n बाई 64 को इसमें पुट करूंगा तो यहां पे कॉस्ट निकालूंगा हर नोड पे, वो कंप्यूट होगी। ऐसे ही मैं जाता जाऊंगा तो इस तरह से ये मेरी एक ना एक लेवल पे जाके एक टर्मिनेटिंग कंडीशन यहां पे अपीयर होगी। जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी उसे मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से, टी ऑफ 1, टी ऑफ 1, जहां पे n जो होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, मतलब ये मेरी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन आ गई। अब ये जानने से मैंने यहां पे देखा कि अभी तक तो मैंने एक सबसे पहले इस तरह की रेकरेंस को पहले फंक्शन की टर्म्स में समझाया और अब मैं इसे ट्री की फॉर्म में इसे मैं कॉस्ट के टर्म्स में ग्रो करते हुए समझा रहा हूं। अब नेक्स्ट अगर चीज को मैं यहां से एनालाइज करने की कोशिश करूं तो इस वाले लेवल पे जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है सी एन स्क्वायर। अगले वाले लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 3 बाई 16 सी एन स्क्वायर। भाई सी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर है 3 बाई 16 सी एन स्क्वायर। अगले लेवल पे देखूं तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें मिलेंगी, तो मतलब 9 बाई 256। अगर 9 बाई 256 की बात करूं तो 3 बाई 16 का होल स्क्वायर ऑफ सी एन स्क्वायर। तो अगर मैं ट्री की फॉर्म में चीजों को समझ पा रहा हूं तो मेरे 0th लेवल पे तो आ रहा है 3 बाई 16 की पावर 0 ऑफ सी एन स्क्वायर। अगले वाले लेवल पे 3 बाई 16 की पावर 1 ऑफ सी एन स्क्वायर। अगले लेवल पे 3 बाई 16 की पावर 2 ऑफ सी एन स्क्वायर। उससे अगले लेवल पे 3 बाई 16 की पावर 3 ऑफ सी एन स्क्वायर। अप टू अ टर्मिनेशन लेवल जाना है। तो बेसिकली अभी तक मैंने हर लेवल पे कॉस्ट निकाली है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ग्रोइंग इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब मैं इसे ऐसे एनालाइज करता हूं कि जब मैंने यहां पे कॉस्ट, यहां पे कॉस्ट, यहां पे कॉस्ट, अगले लेवल पे कॉस्ट, उससे अगले लेवल पे कॉस्ट, उससे अगले लेवल पे कॉस्ट निकाल ली, तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले तो मैं ये पता लगाऊं कि मेरे ट्री की हाइट कितनी है। अब ट्री की हाइट करने के लिए हमेशा सबसे आसान चीज ये है कि यहां पे लिखना है सब प्रॉब्लम साइज एट डेप्थ आई। किसी भी डेप्थ आई पे अगर मैं साइज की बात कर रहा हूं तो वो होगा n बाई 4i। n बाई 4i मतलब ये मेरी एक n साइज की प्रॉब्लम किसमें डिवाइड हो रही है, n बाई 4 सब प्रॉब्लम में। n बाई 4i इज इक्वल टू 1 क्यूब। 1 मतलब मैं इस टर्मिनेशन लेवल पे बात कर रहा हूं जहां टर्मिनेट हो रहा होगा। तो ये मैंने लिखा सब प्रॉब्लम साइज एट डेप्थ i। तो ये हो गया n इक्वल टू 4i, जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं n इज इक्वल टू 4i। दोनों तरफ लॉग ले लूंगा तो ये निकल के आ जाएगा i इक्वल टू लॉग 4n। यहां से मैंने ये कंप्यूट कर लिया कि भैया इस ट्री की जो हाइट होने वाली है वो log 4n है। अब अगर ट्री की हाइट log 4n है तो नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे वो 0th लेवल से लेके log 4n लेवल होंगे। तो मतलब मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि अगर ट्री की हाइट log 4n है तो नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे वो हो रहे होंगे तुम्हारे log 4n प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ लेवल्स कहां से शुरू हुए, 0th लेवल से लेके log 4n लेवल तक। तो अभी तक अगर मैं इस चीज को समझूं तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कैसे फंक्शन ग्रो कर रहा है, कैसे कॉस्ट के टर्म्स में ग्रो कर रहा है, कहां जाके टर्मिनेशन चीज आ रही है, ट्री की हाइट जो आ रही है वो log 4n है। अब सीधी सी बात इस पे मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये n बाई 2 होता, अगर ये n बाई 2 होता तो ये log 2n हो जाती, n बाई 3 होता तो log 3n हो जाती, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, n बाई 2i इज इक्वल टू 1, n बाई 3i इज इक्वल टू 1। तो इस बेसिस पे डायरेक्ट मैंने इसकी हाइट को निकाल लिया। अब इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि मैं टर्मिनेटिंग कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, अभी बेसिकली मैंने इसकी हाइट को कंप्यूट करा।
लेवल्स मैंने लिख लिए, हो गए तुम्हारे log बेस 2 ऑफ n प्लस 1, इतने मेरे लेवल, सॉरी log बेस 4 ऑफ n प्लस 1, इतने मेरे लेवल्स हो गए, क्योंकि 0th लेवल से लेके जाके मैं log 4n लेवल तक कंप्यूट कर रहा हूं। अब मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, सबसे पहले बात जो ध्यान देनी है, अगर मैं 0th लेवल से रूट से नेक्स्ट वाले लेवल पे आ रहा हूं, फर्स्ट लेवल पे, तो मेरे हर लेवल पे 3 नोड्स इंक्रीज हो रही है। भाई यहां पे एक से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, इस तरह से मेरी नोड्स इंक्रीज होंगे, और उसका डिपेंडेंसी किस पे जा रही है, इस 3 पे। तो मैं ये कह रहा हूं, एट ईच एंड एवरी लेवल द नंबर ऑफ नोड्स आर इंक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 3 की पावर i। एग्रीड? इफ दीज आर द नंबर ऑफ नोड्स एट डेप्थ i, तो मैं अगर इसे डायरेक्ट लिखूं, नंबर ऑफ नोड्स एट डेप्थ i इज इक्वल टू 3 की पावर i। अब जब मैंने हर नोड को निकाल लिया, कितनी नोड होने वाली है इस ट्री में, वो 3 की पावर i होने वाली है एट डेप्थ i पे। अब मुझे हर नोड पे कॉस्ट निकालनी है। अब हर नोड की कॉस्ट को निकालने के लिए मैं किस पे काम कर रहा हूं, इस वाले फैक्टर पे काम कर रहा हूं, और जब इस वाले फैक्टर पे काम करूंगा तो मेरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गई। अब इस टोटल नंबर ऑफ नोड्स में मल्टीप्लीकेशन मेरा कॉस्ट फैक्टर का होगा। अब कॉस्ट फैक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो अगर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ नोड एट डेप्थ i, कॉस्ट ऑफ नोड एट डेप्थ i is equal to what? Cost of node at depth I is equal to what? That is n by 4i का होल स्क्वायर। ये डेप्थ i पे एक नोड की कॉस्ट आएगी निकल के। अब मैं ये कह रहा हूं, जब मेरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो 3 की पावर i है, और एक नोड की जो कॉस्ट है डेप्थ i पे वो ये है, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं सारी नोड्स की कॉस्ट कितनी हो रही होगी जो मेरे इस ट्री में फॉर्म यूज हो रही है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हाइट मेरी log 4n है, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स log 4n प्लस 1 हो गए, नंबर ऑफ नोड्स एट डेप्थ i जो है वो 3 की पावर i है, क्योंकि आप देखें 1 नोड, 3 नोड, 9 नोड, 27 नोड। अब मैं ये कह रहा हूं, कॉस्ट, एक नोड की कॉस्ट जो बैठ रही है वो क्या बैठ रही है, n by 4i का होल स्क्वायर। भाई ये कॉस्ट है ना, और n by 4i का होल स्क्वायर मेरी कॉस्ट बैठ रही है। अब मानो ये i की वैल्यू 0 होती, मतलब मैं 0th लेवल पे बात कर रहा हूं, i की वैल्यू 0 होती तो ये 1 रिटर्न होता, तो सिंपल n स्क्वायर कॉस्ट आ रही होती, और अगर ये 0 होता तो सिंपल क्या रिटर्न कर रहा होता, 3 की पावर 0 इज व्हाट, 1। तो मैं यहां से कह पा रहा हूं कि मेरी एक नोड है विद कॉस्ट cn स्क्वायर। अगर ये i की वैल्यू 1 होती तो मैं यहां पे कह पा रहा हूं मेरे भाई 3 नोड है पहले वाले लेवल पे, और पहले वाले लेवल पे 3 नोड है, तो उनकी जो कॉस्ट आ रही होगी, अगर ये n i की वैल्यू 1 होती तो n by 4 मतलब n स्क्वायर बाय 16, मतलब हर किसी की कॉस्ट cn स्क्वायर बाय 16 आएगी। तो अब मैंने ये क्या करा, इस चीज के थ्रू मैंने कंप्यूट कर लिया कि भाई मेरी डेप्थ i पे कितनी नोड्स होंगी, और इस चीज के थ्रू मैंने ये कंप्यूट कर लिया कि भाई डेप्थ i पे एक नोड की कॉस्ट कितनी हो रही है। अब मेरा अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मेरी डेप्थ i पे सारी नोड्स की कॉस्ट कितनी है। जब मैं डेप्थ i पे सारी नोड्स की कॉस्ट निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ ईच नोड। तो अगर मैं बात करूं तो डेप्थ i पे टोटल कॉस्ट एट डेप्थ i, टोटल कॉस्ट एट डेप्थ i, टोटल कॉस्ट एट डेप्थ i इज इक्वल टू 3 की पावर मल्टीप्लाइड 3 की पावर i मल्टीप्लाइड बाई c ऑफ n बाई 4i का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द नंबर ऑफ नोड्स एट डेप्थ i and this is the cost of a single node at depth i। now ये हमें एक फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ यहां से। अब मैं इसे ऐसे देखता हूं कि अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो मेरे हैं 0 से लेके log 4n तक, एग्रीड। अब मैं ऐसे कहता हूं कि अगर मेरा log 4n वाले लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इस चीज को मैं कैसे लिख रहा हूं, 3 की पावर log 4n cn बाई 4 log 4n का होल स्क्वायर। भाई इस i की जगह मैं log 4n पुट करूंगा, और जैसे ही मैंने log 4n पुट करा, ये 3 की पावर log 4n हो गया,
C इज द कांस्टेंट, n डिवाइड बाय 4 log 4n। इस चीज का फॉर्मूला सारे जानते होंगे। 4 log 4n को हम लिख सकते हैं n log 4 and 4, and this 4 is what? 1. When this is 1, this n cancelled out with this n, then what we are left with? So ये जो पार्ट अभी मैंने कैंसिल करा है, ये अगर मैं डायरेक्ट समझूं तो भाई ये T1 का मतलब ही ये है। ठीक है, अब जब मैंने इस कॉस को कैंसिल ही कर दिया तो अब ये हो गया कि ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लग रही होगी log 4n लेवल पे। तो मतलब अगर ये चीज मेरी कुछ रिटर्न है तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं n log 4(3). मतलब जो ये वाला लेवल है log 4n वाला लेवल, इस पे मेरा कॉस्ट निकल के आ रही है n log 4(3). अब यहां तक मैंने ये देख लिया कि भाई इस वाले लेवल की कॉस्ट ये आ गई। अब टोटल लेवल्स जो है वो मेरे 0 से लेके log 4n तक थे। log 4n वाले लेवल पे मैं कॉस्ट कंप्यूट कर चुका हूं। अब मेरे पास लेवल्स क्या रह गए? 0 से लेके log 4n - 1। अब log 4n - 1 तक की सीरीज को मुझे सम अप करना पड़ेगा, वो एक बार देख लेते हैं कैसे। अब सिंपल यहां पे अब मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखो मैंने ट्री की हाइट कैलकुलेट कर ली, इसके बाद मैंने लास्ट वाले लेवल की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब मेरा ऑब्जेक्टिव 0th लेवल से लेकर log 4n - 1 लेवल तक की कॉस्ट को निकालना है। अब मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, Tn इज इक्वल टू वॉट? 3/16 की पावर 0 of Cn square. This is the cost at 0th level. If you see that, this is Cn square. ठीक है, why I am writing 3/16 की पावर 0? In order to maintain the symmetry among the next level. Plus 3/16 की पावर 1 of Cn square प्लस 3/16 की पावर 2 of Cn square प्लस 3/16 की पावर 3 of Cn square प्लस 3/16 की पावर what? log 4n - 1 of Cn square प्लस थीटा of n log 4(3). अब यहां तक आप सब समझ पाए होंगे। 0th लेवल की कॉस्ट, फर्स्ट लेवल की कॉस्ट, सेकंड लेवल की कॉस्ट, थर्ड लेवल की कॉस्ट, 4th, 5th, 6th एंड व्हाटएवर log 4n - लेवल तक की कॉस्ट, और प्लस दिस इज द कॉस्ट ऑफ द लास्ट लेवल। अब जब हमने ये कंप्यूट कर लिया तो इसके बेसिस पे मैं कहूंगा भाई इसको कह सकते हैं हम समेशन ऑफ व्हाट? i की वैल्यू 0 to log 4n - 1। भाई नंबर ऑफ लेवल्स यही चल रहे हैं, तो 0 से लेके log 4n - 1 लेवल्स तक। अब मैं इसे कह रहा हूं 3/16 की पावर i इंटू Cn स्क्वायर। भाई यही चल रहा है। i को मैं कह रहा हूं 0 लेवल पे, 1 लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैंने इसे समेशन में लिख दिया प्लस थीटा ऑफ n log 4(3). अब अगर मैं यहां से समझू, दिस इज द कॉस्ट अप टू log 4n - 1 लेवल, दिस इज द कॉस्ट ऑफ log 4n n लेवल पे। ठीक है, अब जब इस चीज में मैं अगर सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो उसके बाद मुझे लॉग की टर्म्स में वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉग्स की टर्म में वैल्यू को कैलकुलेट करने का मुझे कैलकुलेशन बड़ी मैसी सी हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लगाऊं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इन द अपर बाउंड, तो मैं अगर ये कहूं कि भाई सम टू n टर्म्स की जगह सम टू इन्फिनाइट टर्म्स कर देते हैं, तो मैं यहां पे कहूंगा कि भाई Tn इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 to infinity नॉट इक्वल टू लेस देन। अब मैं इसे अपर बाउंड में बता रहा हूं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट तो कर पाऊंगा, बड़ा मैसी सा हो जाएगा। तो लेस देन करूंगा तो i की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब मैं nth लेवल तक के सम निकालने की जगह अब इन्फिनाइट लेवल तक का सम निकालूंगा। ठीक है, बस उसे अपर बाउंड में रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर पा रहा होता तो मैं इसे थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता, लेकिन जब मैं उसे कैलकुलेट करने में मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं एक अपर बाउंड की फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसे मैं लिखूंगा 3/16 की पावर i Cn स्क्वायर प्लस थीटा n log 4(3). अब ये अप्रोक्सीमेशन आप सारे समझ पाए होंगे कि यहां से यहां पे क्यों किया है। ठीक है, अब यहां से यहां पे करने के बाद, ये चीज समझने के बाद, अगर मैं इस चीज पे सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊं,
अगर इस चीज पे Tn इज इक्वल लेस देन समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 3/16 ऑफ i Cn स्क्वायर प्लस थीटा ऑफ n log 4/3। अब इस पे सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, Tn इज इक्वल टू व्हाट, Cn स्क्वायर 1 माइनस 3/16 दैट इज a अपॉन 1 माइनस r प्लस थीटा ऑफ n log 4/3। एग्री। अब इस चीज को मैं क्या लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 16 माइनस 3 13/16, तो ये मेरा हो जाएगा 13/16 के बाद आ जाएगा 16/13 Cn स्क्वायर प्लस थीटा ऑफ n log 4/3। अब कांस्टेंट कैन बी इग्नोर्ड, तो इसे मैं लिख सकता हूं Cn स्क्वायर प्लस थीटा ऑफ n log 4/3। अब ये n log 4/3 जो वैल्यू दे रहा होगा वो दे रहा होगा n की पावर में 0.793। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये वैल्यू होगी 0.793। अब यहां पे मुझे Cn स्क्वायर दिख रहा है, तो बट ऑब्वियस है ये दिखेगा मुझे बिग O ऑफ n स्क्वायर इज द रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम। इस रेफरेंस का रनिंग टाइम जो आ रहा होगा वो n स्क्वायर आ रहा होगा। ये एक रिकर्शन ट्री अप्रोच से मैंने इसे समझाने की कोशिश करी है। कुछ और एग्जांपल्स इस पे डिस्कस करेंगे जिससे इसका डिटेल डिस्कशन समझ में आए। बहुत टफ है, लेकिन अगर 1-2 वीडियोस और देखेंगे तो सारे लोग इसे समझ पा रहे होंगे। थैंक यू।